हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैथ्स के ऊपर। बेसिक मैथ बेसिकली हम लोग मैथ्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, मतलब वैसा मैथ्स जो हमें फिजिक्स में काम आने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस बेसिक्स मैथ्स के जो लेक्चर फर्स्ट के लेक्चर जितने लेक्चर हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग मैथ्स के उस कॉन्सेप्ट और उस टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। मैथ्स आपको अच्छे तरीके से आते हैं, मैथ्स आपके सिलेबस का पार्ट भी है। हम लोग यहाँ पर जो आप क्लास 9th और 10th तक कुछ बेसिक्स मैथ पढ़े हुए हो उसको कवर करेंगे। और यहाँ पर आपको दो नए चीज देखने के लिए मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, जो कि एक बेसिक्स मैथ्स का पार्ट है। हम लोग उसको भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो आज जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें जो हमारा फर्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। अब ध्यान रहे, इस ट्रिगोनोमेट्री में जो सबसे फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द एंगल। अच्छा, आपने क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है। ठीक है। आपको ट्रिगोनोमेट्री में हर एक चीज पता है, फॉर्मूलाज भी पता है, वैल्यूज भी पता है। हम उस चीज को फर्स्ट रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। तो ध्यान रहे, जो हम लोग ट्रिगो में से सबसे फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज द एंगल। अब ध्यान देंगे कि इस एंगल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस एंगल में आपको ये पता है कि एंगल को डिफाइन कैसे करते हैं, एंगल को लिखते कैसे हैं, यूनिट एंगल ये क्या होती है, और एंगल का कन्वर्जन कैसे होता है। कन्वर्जन इन द सेंस कि अगर आपके पास एंगल है तो हम लोग उसको कन्वर्जन मतलब डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल से। ठीक है, एंगल को डिफाइन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक रेफरेंस लाइन, लेट सपोज कि हमारे पास एक रेफरेंस लाइन है, यहां मैं ड्रॉ करते हैं एक रेफरेंस लाइन। आप इस रेफरेंस लाइन को एक्स एक्सिस एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, रेफरेंस लाइन बोल दिया। अब इस रेफरेंस लाइन के ऊपर आपके पास एक लाइन दी गई, लेट सपोज इसका नाम है ए बी, ओ ए। ठीक है। और ये आपको ए जो पार्ट दिख रहा है, दैट इज द इनिशियल पोजीशन। ये क्या है आपका इनिशियल पोजीशन है। मैं यहाँ पे लिख दो इसको कि दैट इज द इनिशियल पोजीशन, आईपी। ठीक है, ये आपका इनिशियल पोजीशन है। अच्छा, अब क्या करना है आपको, ध्यान रहे, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं रिवॉल्विंग लाइन। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं रिवॉल्विंग लाइन। नाम से ही पता चल रहा है आपको इस लाइन को रिवॉल्व करना है। तो ध्यान रहे, रिवॉल्व करने के लिए ध्यान रहे रिवॉल्व करने के लिए आपको दो तरीके हैं। एक जो आपका फर्स्ट रिवॉल्यूशन होगा इसमें, वो आपका या तो इस एक्सिस के ऊपर पॉसिबल है, ठीक है, या फिर एक्सिस के नीचे पॉसिबल है। तो जो रिवॉल्यूशन आपके इस एक्सिस के ऊपर होते हैं, ठीक है, जो आपका रिवॉल्यूशन इस एक्सिस के ऊपर होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आपको एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करने हैं। कैसे करना है, एंटी क्लॉकवाइज। और जो नीचे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन या क्लॉकवाइज रोटेशन। अब आपको रोटेट करने के इस रिवॉल्विंग लाइन को रिवॉल्व या तो आप एंटी क्लॉकवाइज एबव द एक्सिस कर सकते हैं या फिर बिलो द एक्सिस कर लेते हैं। चलिए, हमने क्या किया यहाँ पर, इस इनिशियल पॉइंट को कहीं यहाँ शिफ्ट कर दिया, दैट इज द फाइनल पॉइंट। लेट सपोज ये फाइनल पॉइंट है और यहाँ पे इसका नाम रख दिया गया बी। कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, फाइनल पॉइंट पे, और इसका नाम क्या रख दिया गया, बी रख दिया गया। चलिए, इतनी पॉइंट आपको क्लियर है। अब देखिए, जैसे ही ये रिवॉल्विंग लाइन जब ऊपर की ओर शिफ्ट करते हैं, तो ये आपका जो रोटेशन होगा वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। ये कैसा हो जाएगा आपका रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब सोचिए, जैसे आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं, तो आपको इन दोनों इनिशियल और फाइनल के बीच कुछ आपको गैप दिख रहे होंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। मतलब कंसीडर अ रिवॉल्विंग लाइन। ठीक है, कंसीडर अ लाइन, और उसको क्या करना है, आपको रिवॉल्व करना है, रिवॉल्विंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन एंगल इज डिफाइंड एज पार्ट ऑफ रिवोल्यूशन। क्या बोल रहे हैं हम लोग, एंगल इज डिफाइंड एज डिफाइंड एज पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन। कितना पार्ट रिवॉल्व किया है, पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन द लाइन मेक्स विथ द लाइन मेक्स विथ इट्स इनिशियल पोजीशन। कहां से, इनिशियल पोजीशन से वो कितना रिवॉल्व की है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं।
अच्छा, आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा, सर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज क्यों किए, क्लॉकवाइज क्यों नहीं किया, क्लॉकवाइज करने से क्या हो जाता? तो आप पे डिपेंड करता है, आप इस रोटेशन को एंटी क्लॉकवाइज करें या क्लॉकवाइज करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे भी कर सकते हैं आप, बट ध्यान रहे कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हैं तो वैल्यू तो सेम होगी, अगर आप सेम एंगल पर रोटेट करते हैं, बस उस एंगल के साइन में चेंज आ जाएगा। ठीक है, दैट पार्ट इज कॉल्ड, उस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं साइन कन्वेंशन, उसको हम लोग बोलते हैं साइन कन्वेंशन। तो हम लोग डिस्कस करने वाले किसके ऊपर, साइन कन्वेंशन के ऊपर। अब सोचिए साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, अब सोचिए इस चीज को कि आपके पास एक लाइन है, ठीक है, लेट सपोज ये ओ ए है, और आप इसको रिवॉल्विंग लाइन मान लीजिए। आपने क्या किया, इस ए आपका इनिशियल पोजीशन था, आपने इसको रिवॉल्व कर दिया इधर, दैट इज द पोजीशन बी चला गया, ये आपका फाइनल पोजीशन हो गया। अच्छा, आपने जब इसको रिवॉल्व किया तो यहां से आप लेट सपोज कि थीटा इज इक्वल टू आपने 30 डिग्री पे रिवॉल्व किया है। अच्छा देखिए यहाँ पर, तो आपने क्या किया, इसको रिवॉल्व किया कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर आपका एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व हुआ। जब आप एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हो तो कुछ ना कुछ एंगल बना। अब जो एंगल बनेगा वो एंगल की वैल्यू होगी पॉजिटिव। वो एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। मतलब यहाँ पे जो आपने थीटा बनाया ना वो कितना, 30 डिग्री, वो किसका हो गया, प्लस का 30 डिग्री। क्लियर है, यहाँ पर जो एंगल बना आपका थीटा वो क्या बना, प्लस का 30 डिग्री। इसी के सेकंड केस को एज्यूम करते हैं कि लेट सपोज कि आपके पास एक लाइन है, दैट इज द ओ ए, रिवॉल्विंग लाइन मान लीजिए, ये आपका इनिशियल पोजीशन था। इस बार आपने क्या किया इसको कि बिलो द एक्सिस, मतलब ये बी तक पहुंचा दिए, दैट इज द फाइनल पोजीशन। अब सोचिए कि यहाँ पर भी आपने जितना रोटेट किया वो उतना यहाँ पे किया, मतलब यहाँ पे थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आपने जो रोटेशन किया वो क्लॉकवाइज किया, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी रोटेशन थी वो कैसे थी, क्लॉकवाइज थी। यहाँ पर जो आप रोटेशन किया, क्या किया आपने, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब इस क्लॉकवाइज में जो आपका एंगल बना वो कैसा बना, निगेटिव बना। मतलब यहाँ जो आपका एंगल बना थीटा वो 30 डिग्री तो है, बट माइनस का 30 डिग्री है। तो यही एक डिफरेंस है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में रोटेशन के लिए। आप चाहे तो उसको क्लॉकवाइज रोटेट करें, चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज करें, वैल्यू सेम रहेगी, बट डिफरेंस किसका आएगा, साइन का। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को कि अगर आपका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंगल आपका पॉजिटिव होगा, और अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो क्लॉकवाइज वाले सेंस में जो आपका एंगल बन गया कैसा बनकर आएगा, निगेटिव बनकर के आएगा। ठीक है, यहां तक आई होप कि आपको पॉइंट क्लियर होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसमें कि नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट में क्या बात करते हैं हम लोग इसमें कि आर्क लेंथ और आर्क एंगल के ऊपर बात करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट आर्क लेंथ एंड आर्क एंगल। अब ये दो नए टर्म जो है, आर्क लेंथ और आर्क एंगल, में ये पता करना है कि ये क्या होता है। चलिए चीजों को समझते हैं कि आर्क लेंथ और आर्क एंगल क्या होता है। लेट सपोज कि हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास एक सर्कल है। अच्छा सोचिए जब सर्कल आपके पास है तो सर्कल का सेंटर भी होना है, सिंपल सी केस है, सेंटर वो मान लिया जाए। अब इसका रेडियस है, लेट सपोज रेडियस आपके पास आर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक कोई पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, दैट इज द पॉइंट ए, और ये आपका इनिशियल पोजीशन है। अब क्या किया आपने, इसको रोटेट कराया किधर, एंटी क्लॉकवाइज में। अब आपने इसको रोटेट कराया कहीं यहाँ शिफ्ट कर दिया, दैट इज द पॉइंट बी, और ये आपका फाइनल पोजीशन हो गया। चलिए ये रोटेट हो गया, तो आपको दिखा यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बनते हुए। क्या ओबी लेंथ जो होगा वो भी के रेडियस के इक्वल होगा, ठीक है। क्या ओबी लेंथ जो होगा क्या ओ ए के इक्वल होगा, और क्या अगर ओ ए रेडियस है तो ओबी रेडियस होगा। तो अब देखिए इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जब आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट किया तो आपने कुछ ये लेंथ कवर किए, आपके द्वारा ये लेंथ कवर किया गया। इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं आर्क लेंथ, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। चलिए इतनी बात समझ में आई। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम इसको ओ से ए से बी तक ना शिफ्ट करके, इसको शिफ्ट करा के एक कंप्लीट रोटेशन करके ए टू ए कर लेते, ठीक है। क्या कर लेते, एक कंप्लीट रोटेशन कर लेते ए टू ए। अभी हम यहाँ से ए से भी कुछ पार्ट चले, कुछ पार्ट ना चल के कंप्लीट चल लेते ओ ए टू कहाँ, ए तक, ठीक है। तो उस केस में क्या होता कि हम ऐसा बोलते हैं कि अगर हम फॉर वन कंप्लीट की बात कर लेते हैं,
कंप्लीट राउंड के लिए, अगर हम एक कंप्लीट राउंड की बात कर ले, ध्यान देंगे, एक कंप्लीट राउंड के लिए जो आपका ये एंगल बनेगा, दैट इज अ थीटा, वो 360 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 360 बन जाएगा। ये तो बहुत नॉर्मल है। ध्यान रहे, इसी 360 को हम लोग 2 पाई रेडियन बोलते हैं। ये रेडियन का सिंबल है, इसको पढ़ते हैं, ये रेडियन का सिंबल है, इसको पढ़ते हैं रेडियन। ठीक है, डिस्कस करेंगे इसके ऊपर कि रेडियन क्या होता है। अब ये पता समझ ले कि रेडियन है ये। आगे डिस्कस करेंगे कि 360 डिग्री जो होता है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल भी कैसे होता है। आई विल प्रूफ इट, डोंट वरी। ठीक है, अभी जितनी बातों को बोली जा रही है आप उस चीज को समझें। तो ये एक एंगल कितना होगा, 360 के बराबर होगा कब, जब हम वन कंप्लीट राउंड की बात करते हैं। अच्छा, अगर ये वन कंप्लीट राउंड की बात होती तो ये लेंथ कितना कवर करता। तो लेंथ को तो हमने मान लिया कि कंप्लीट लेंथ को हम मान लेते हैं एल। ठीक है, कंप्लीट लेंथ को हम अगर एल मान लेते हैं, तो ये लेंथ आपका इस सर्कल के सरकमफ्रेंस दैट इज 2 पाई आर के इक्वल चलता। ठीक है, किसके चलता, 2 पाई आर के इक्वल चलता। अब देखिए यहां हम एक रिलेट कर रहे हैं किसको, किसको, इस एंगल को। तो ध्यान रहे, यहां पर हम एंगल को रेडियन में ले रहे हैं और इस लेंथ को रिलेट कर रहे हैं, लेंथ दैट इज द एल। ठीक, सोचिए, सोच के देखिए कि अगर ये एंगल थीटा रेडियन में है तो 2 पाई रेडियन होगा, दैट इज द 2 पाई रेडियन। और 2 पाई रेडियन में लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर। क्या सर, नो? अगर ये एंगल 1 रेडियन होता, अगर ये एंगल 1 रेडियन होता, तो ये 2 पाई आर बाई 2 पाई रेडियन हो जाता, 2 पाई हो जाता। क्लियर है, क्लियर है, डिवाइड कर दिया गया। तो क्या यहां से ये 2 पाई से 2 पाई कैंसल, तो क्या ये आर की इक्वल बच जाएगा। 1 रेडियन किसके बराबर, रेडियस के बराबर। ठीक है, तो सोचिए हमें कितना सा मतलब है, थीटा रेडियंस। कितने से मतलब है, थीटा रेडियन से। तो अगर हम थीटा रेडियन की बात कर ले, तो क्या इस आर में इस थीटा से मल्टीप्लाई कर दे, आर थीटा हो जाएगा। तो अगर हम लेंथ की एल बात करते हैं, तो ये एल लेंथ किसके बराबर होगा, थीटा रेडियन पे आर इंटू थीटा के बराबर होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि लेंथ हमारा जो एल है वो आर इंटू थीटा के बराबर है। और थीटा किस में है, रेडियन में है। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो क्या यहाँ से हम थीटा को हम लिख सकते हैं एल अपॉन आर। क्या यहाँ से हम इस थीटा को लिख सकते हैं एल अपॉन आर, यस और नो? सोचिए, क्या ये एल जो आपका है वो आर्क लेंथ है, और क्या ये आर जो आपका है वो रेडियस है, और ये थीटा जो है आपका एंगल है। अब ध्यान रहे, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एंगल है किस में। आपको दिख रहा होगा एंगल रेडियन में है। तो अब ध्यान रखेंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल जो होगा ये मस्ट बी इन रेडियन। ये सबसे काम की बात है कि एंगल किस में होगा भाई साहब, रेडियन में होगा। तो यहां से हम एंगल को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, दैट इज थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, दैट इज द फॉर्मूला। और ध्यान रहे एंगल मस्ट बी इन रेडियन होगी। ये पॉइंट आपको क्लियर है। अब बात करते हैं हम इसके यूनिट के ऊपर, किस एंगल का एस आई यूनिट क्या होता है। ठीक है, और उसको डिफाइन कैसे करते हैं। चलिए हम एंगल के एस आई यूनिट के ऊपर बात करते हैं। तो अगर हम एंगल के यूनिट के ऊपर बात करते हैं, दैट इज द यूनिट ऑफ एंगल, दैट इज द यूनिट ऑफ एंगल। अच्छा, अब सोचिए, जो एंगल की यूनिट होती है, दैट इज हम अगर हम एस आई यूनिट की बात करते हैं, नहीं नहीं, रेडियन होती है, डिग्री नहीं होती है, ध्यान रहे। ये एस आई यूनिट क्या होगा, इसका आपका रेडियन होता है, और शॉर्ट में इसको हम लोग आर ए डी लिखते हैं। या फिर किसी लेटर के ऊपर एक सिंबल आप छोटा सा सी बना दीजिए। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आपको ऐसा लिखा मिलता है, आप उसको डिग्री पढ़ते हैं, इसमें 30 डिग्री। अगर ऐसा कहीं लिखा मिले आपको, उसको 60 डिग्री पढ़ते हैं, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अच्छा अगर आपको कुछ ऐसा लिखा मिल जाए 30 और उसके ऊपर छोटी सी, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं रेडियन। तो इस एंगल को हम लोग क्या पढ़ेंगे, 30 रेडियन। सिमिलरली अगर 60 ऊपर लिख दे तो क्या पढ़ेंगे, 60 रेडियन। ये क्या पढ़ेंगे, 90 रेडियन। बात समझ में आया, तो 90 रेडियन हो गया ये। तो यूनिट क्या हो गई इसकी, रेडियन हो गई। अच्छा अब सोचिए रेडियन होता क्या है, डिफाइन कैसे करते हैं इसको। ये तो पता लग गया कि ऐसा यूनिट रेडियन है, डिफाइन कैसे करते हैं इसको समझिए। कि अगर आपके पास एक सर्कल एज्यूम कर लीजिए जिसकी रेडियस आर है। ठीक है, लेट सपोज कि हमारे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है। ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है।
कोई नहीं, एज्यूम कर लिया कि हमारे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, आर है। चलो, ठीक है, रेडियस कितनी है इसकी, आर है। चलिए, आपने क्या किया, इस पॉइंट को कहीं शिफ्ट कर दिया, रोटेट करा दिया एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये भी लेंथ तो भाई आपकी रेडियस के बराबर होगा। अच्छा, ये वाला लेंथ जो हो गया आपका आर्क लेंथ के बराबर हो गया, एल। ये लेंथ किसके बराबर हो गया, आर्क लेंथ के बराबर हो गया। तो इस केस में यहां पर कुछ ना कुछ एंगल बना, थीटा, जो रेडियन में होगा। चेक करते हैं कितना होगा। सोचिए, हम ऐसा आपको केस एक एज्यूम करते हैं कि अगर अगर ये जो आपका आर्क लेंथ है ना, वो रेडियस की इक्वल हो जाए। किसके इक्वल हो जाए, रेडियस की इक्वल हो जाए। कौन, ये आर्क लेंथ। तो अगर ये आर्क लेंथ रेडियस की इक्वल हो जाए तो केस में क्या होगा, आपको पता है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। और ये आर्क लेंथ किसके इक्वल, रेडियस के इक्वल। तो इसके जगह पर आर और बाई आर, तो ये आर से आर कैंसिल, क्या बच जाएगा, वन बच जाएगा। क्या बच जाएगा, वन बच जाएगा। अच्छा बताइए ना, ये एंगल किस में होता है, ये एंगल होता है मस्ट बी इन रेडियन। तो ये एंगल कितना मिला हमको, वन रेडियन मिला। हमें क्या मिला, ये वन रेडियन। मतलब जो ये आपको ये थीटा दिख रहा है, ये थीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, वन रेडियन के इक्वल है। तो ये एंगल वन रेडियन कब होगा, जब आर्क लेंथ किसके बराबर हो जाए, रेडियस के बराबर हो जाए। ठीक है, ये एंगल वन रेडियन कब होगा, जब ये आर्क लेंथ किसके इक्वल हो जाए, रेडियस के इक्वल हो जाए। तो इसको डिफाइन कर रहे हैं कि वन रेडियन की अगर बात की जाए तो वन रेडियन का डिफाइन करते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाई एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क, किसके द्वारा, आर्क के द्वारा। ठीक है, कहां पर, एट इट्स सेंटर। ये कहां बनेगा, सेंटर में बनेगा। विच हैज, जिसके पास क्या हो, लेंथ। ठीक है, चलिए इसको यहां लिख देते हैं कि विच हैज, को स्पेस को यूज कर लेंगे कि विच हैज क्या, लेंथ, लेंथ, विच हैज लेंथ। ये लेंथ कौन सा है, आर्क लेंथ, और किसके इक्वल हो जाए, रेडियस के इक्वल, इक्वल टू द रेडियस। ये आर्क लेंथ किसके इक्वल हो जाए, रेडियस की इक्वल हो जाए। तो जैसे ही वो आर्क लेंथ रेडियस की इक्वल हो जाएगा तो जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या हो जाएगा, वन रेडियन हो जाएगा। ठीक है, वो एंगल क्या हो जाएगा, वन रेडियन हो जाएगा। चलिए अब कुछ और पॉइंट को समझते हैं, यहाँ पर कुछ और पॉइंट को देखते हैं। समझिएगा इस बात को कि हमने इसको पॉइंट ए से लेट सपोज ये बी तक चलाया, पूरा चला दो। इस बार क्या करो, कंप्लीट चलाओ। कंप्लीट चलाओ का मतलब वन रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट चक्कर। क्या, एक कंप्लीट चक्कर। तो एंगल कितना बनता, या तो 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन, यही बनता। ठीक है, एंगल कितना बनता, या तो 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन। अब मैं देखिए आपको ये प्रूव कर रहा हूँ कि 360 डिग्री रेडियन, 360 डिग्री जो होता है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल कैसे होता है, समझिएगा। तो अब देखिए हमारे पास ए रेडियस है, आर, और यहाँ पर रेडियस, लेंथ और एंगल को रिलेट करते हैं। किसको रिलेट करते हैं, ये लेंथ को और किसको, एंगल को रिलेट करते हैं। चलिए समझते हैं इस चीज को, किसको किसको रिलेट करना है, लेंथ को और एंगल को। सोचिए ना, अगर लेंथ जो आपका था रेडियस की इक्वल हो जाए, किसके इक्वल, रेडियस की इक्वल, कौन सा लेंथ, आर्क लेंथ। अगर ये आर्क लेंथ ये रेडियस की इक्वल हो जाए तो क्या देखा आपने कि ये एंगल जो बना था आपके पास कितना बना था, वन रेडियन बना था। ठीक है, अगर ये लेंथ दैट इज आर्क लेंथ अगर रेडियस के बराबर हो जाए तो एंगल कितना बना था, वन रेडियन बना था। अच्छा, अगर लेंथ को हम वन मान ले, यूनिटी मान ले, 1 मीटर मान ले, तो क्या आपका जो एंगल बनेगा 1/r रेडियन बनेगा। ठीक है, हम किसकी बात की, कंप्लीट एक चक्कर के लिए। तो क्या कंप्लीट एक चक्कर में जो लेंथ कवर होगा वो 2 पाई आर होगा। तो क्या 2 पाई आर में एंगल जो बनना है, क्या उसको 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। क्या ये आर से आर कैंसल, क्या 2 पाई इंटू 1, ये क्या बच जाएगा, 2 पाई बच जाएगा, और ये किस में आएगा, रेडियन में आएगा। अब सोचिए ना कि लेंथ 2 पाई आर, तो एंगल कितना बना, 2 पाई रेडियन। और एक कंप्लीट में कितना बनता है, 360 डिग्री। तो जो एंगल है आपका यहाँ पे थीटा, वो किसके बराबर हो गया, 2 पाई रेडियन के बराबर हो गया। मतलब हम यहाँ से बहुत आराम से बोल सकते हैं कि 2 पाई रेडियन जो होता है वो 360 के बराबर होता है। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब एक और पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। इसको दोनों साइड टू से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं,
टू से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे आप इसको टू से डिवाइड करते हो तो क्या ये पाई रेडियन जो हो जाएगा वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा? यस और नो? ये पाई रेडियन किसके बराबर हो जाएगा? 180 के बराबर हो जाएगा। अच्छा देखिए ना, इसी बात को यहाँ लिखते हैं कि इस पाई रेडियन को हम लिख सकते हैं ऐसा क्या, कि 1 रेडियन मल्टीप्लाई बाई पाई। ठीक है, तो क्या 1 रेडियन मल्टीप्लाई बाई पाई इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर है? तो क्या यहाँ से 1 रेडियन को आप लिख सकते हो 180/पाई डिग्री? अब जैसे आप इस पाई के वैल्यू को पुट करके 180 को डिवाइड करोगे तो यहाँ जो आपकी वैल्यू आती है नॉट एग्जैक्टली इक्वल बट अप्रोक्स, वो अप्रोक्स जो होती है 57.3 डिग्री के बराबर होती है। आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखने हैं कि 1 रेडियन जो होता है अप्रोक्स 57.3 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, चलिए इतनी पॉइंट आपको क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज कॉल्ड कन्वर्स कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ एंगल। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ एंगल मतलब आपको पहले बता दिया गया। कन्वर्जन इन सेंस क्या है कि आपके पास एंगल किस में होंगे, डिग्री में होंगे, तो आप रेडियन में चेंज कीजिए, और अगर रेडियन में है तो क्या कीजिए, डिग्री में चेंज कीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं, इट इज कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ एंगल। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ एंगल। चलिए हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब ध्यान रहे, जब भी हम इस एंगल के कन्वर्जन की बात करेंगे तो ये एंगल आपके या तो डिग्री में आएंगे या फिर रेडियन में आएंगे। तो कन्वर्जन के केस में क्या होगा, या तो आप इस एंगल को डिग्री को रेडियन में चेंज कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए देखते हैं कन्वर्जन वाले केस में क्या कॉन्सेप्ट, क्या लॉजिक यूज करते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास एक रेफरेंस लाइन है, रिवॉल्विंग लाइन है। आपने क्या किया, कंप्लीट चक्कर लगा दिया, एक कंप्लीट रोटेशन क्या कर दिया, एक कंप्लीट। तो जैसे आप कंप्लीट कर दिए, क्या ये 2 पाई रेडियन हो गया? जो इस एक कंप्लीट रोटेशन में जो एंगल बना वो 2 पाई रेडियन बना। ठीक है, तो हमें या तो डिग्री और रेडियन में कंपेयर करना है। तो हमने क्या कर लिया, एक एंगल ले लिया डिग्री में और एक ले लिया रेडियन में। अब कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। क्या, अच्छा देखिए ना, क्या ये 2 पाई रेडियन क्या 360 डिग्री के बराबर है क्या? तो हम लिख सकते हैं क्या यहाँ से, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। एक डिग्री की बात करते हैं तो जैसे हम 1 डिग्री की बात करेंगे तो क्या ये 2 पाई/360 हो जाएगा रेडियन में? क्या 2 से 360 कैंसिल कर देंगे तो क्या ये पाई/180 रेडियन हो गया? आप ये एक नॉर्मल जनरल एंगल थीटा की बात कर लीजिए, किसकी बात कर लीजिए, थीटा की, थीटा डिग्री की। तो क्या आप इस थीटा डिग्री फाइंड करने के लिए क्या कि 1 डिग्री वाले वैल्यू में थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो क्या यहाँ पर जो आपका वैल्यू आएगा पाई×1 डिग्री इंटू थीटा? यस और नो? क्या पाई×180, पाई पाई 180 मल्टीप्लाई बाई थीटा, ये वैल्यू मिलेगा हमको। तो क्या हम इनको इक्वलाइज कर दें, क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? यस, यही एक हमें मिल गया। ठीक है, एक मिल गया। अब ध्यान रहे, ये तो रेडियन में है भाई साहब। ठीक, जस्ट रिवर्स चलते हैं। तो आप रिवर्स वाले केस में क्या करें कि इस 180 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्या थीटा डिग्री मल्टीप्लाई बाई 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन इंटू थीटा हो जाएगा? ठीक है, अच्छा अब इस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं, इस थीटा को चेंज कर लेगा रेडियन में। तो क्या इसको आप लिख सकते हैं यहां से कि 180/पाई मल्टीप्लाई बाई थीटा, और ये थीटा किस में, डिग्री में। ये आपके दूसरे फॉर्मूले हो गए। तो आपको दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं कि एक डिग्री टू रेडियन के लिए और एक रेडियन टू डिग्री के लिए, कैसे यूज करेंगे इसको। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, थोड़ी सी आपको चीज समझ में आएंगी। क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक एंगल है, कन्वर्ट 45 डिग्री इंटू रेडियन। ठीक है, क्या करना है इसको, 45 डिग्री को चेंज करना है किसमें, रेडियन में। अब देखिए एंगल आपके पास किस में दिया हुआ है, डिग्री में, क्या करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो इस स्टेप को फॉलो करेंगे और आप सिंपल स्टेप देखें, आपको यही फॉलो करना है। अच्छा आपके पास एंगल दिया है किसमें, डिग्री में। आपके पास जो एंगल दिए किसमें दिया है, डिग्री में दिए हुए हैं। चलो डिग्री में, आप इसी वाले एंगल को लिख लीजिए 45 और मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई/180 से। तो ये क्या बन जाएगा, रेडियन बन जाएगा। देखिए ना, अगर आपके पास थीटा डिग्री में है, अगर आप चाहते हैं रेडियन में कन्वर्ट करना, तो आप उसी थीटा वाले वैल्यू को पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है,
तो क्या ये 45 को अगर 180 कैंसिल करते तो क्या 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा? तो क्या यहाँ से 45 डिग्री जो हो गया वो क्या इक्वल हो जाएगा पाई/4 रेडियन के? ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आप करेंगे इसको, कन्वर्ट करने हैं 60 डिग्री को रेडियन में। ठीक है। देखिए ना क्या बोला गया, आपका जो एंगल उसको लिख लीजिए। ठीक है, उस एंगल को लिख लीजिए। किस पर चेंज करना है, रेडियन में। तो क्या कहिए, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो एंगल आएगा आपका रेडियन में आएगा। क्या 60 से 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आपका 60 डिग्री जो हो जाएगा वो पाई/3 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, क्या आपका आंसर हो गया। चलिए एक और इस पर देखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप पर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है ये, आपको कन्वर्ट करने हैं 90 डिग्री इंटू रेडियन में। इजी है। तो 90 डिग्री जो एंगल उसको लिख लीजिए। चेंज करना है किसमें, रेडियन में। तो क्या करना है, पाई/180 से मल्टीप्लाई करना है, जो एंगल आएगा डिग्री में आएगा। ये 90 2 जा 180, तो क्या हो गया आपके पास पाई/2 रेडियन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, कि इस बार आपके पास एंगल रेडियन में होगा, चेंज करना है डिग्री में। ठीक है। इस बार आपके पास एंगल किस में होगा, रेडियन में, और चेंज करना है किस में आपको, डिग्री में। लेट्स सपोज यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं कि आपके पास कन्वर्ट 5 पाई/6 रेडियन इंटू डिग्री। चलिए अब चीजों को समझते हैं। अगर आपके पास एंगल रेडियन में है, तो जो आपका एंगल है उसको आप यहां पे इसको ध्यान देंगे कि जो आपके पास एंगल का वैल्यू दी हुई है उस एंगल में आप क्या कर दीजिए, पाई/1, 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो एंगल मिलेगा डिग्री में होगा। ठीक है। जो एंगल होगा किस में होगा, डिग्री में होगा। तो चलिए, तो हमारे पास 5 पाई/6 रेडियन है। तो उस वैल्यू को लिख लिया गया, 5 पाई/6 मल्टीप्लाई कर दिया गया 180/पाई से, जो मिलेगा डिग्री में मिलेगा। ये पाई से पाई कैंसल। ठीक है। ये 6 से कैंसल कितना टाइम है, 30 टाइम में। तो क्या बचा, 5 × 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। तो मतलब ये 5 पाई/6 रेडियन जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, 150 डिग्री के बराबर हो जाएगा। चलिए ना, इसमें आपको मैं एक एग्जांपल और दिखा दूं इसमें, कि जो आप समझ पाए इसको। इसी के कोई डेटा को ले लिया जाता है, इसी को एक वैल्यू को ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इसी को यूज कर लेते हैं, पाई/3 रेडियन। सोचिए ना कि अगर आपके पास पाई/3 रेडियन दिया हुआ है, और बोल रहे हैं बताओ इसका वैल्यू डिग्री में कितना होगा। तो गिवन वैल्यू दैट इज पाई/3, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 180/पाई से, और एंगल किस में आएगा, डिग्री में आएगा। ये पाई से पाई कैंसल, ये 3 से 6 टाइम्स में। तो कितना आया, 60 डिग्री। देखिए 60 डिग्री को आपने चेंज किया तो क्या आया था, पाई/3 रेडियन आया था। और पाई/3 रेडियन को चेंज किया गया तो क्या आया हमें, 60 डिग्री आया। आई होप के पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे, कन्वर्जन वाला, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर एंगल डिग्री में दिया हुआ है तो एंगल के वैल्यू को डिग्री में लिखें, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दें, जो वैल्यू मिलेगा रेडियन में होगा। अगर वैल्यू रेडियन में दिया हुआ है तो रेडियन वाले वैल्यू को लिखें, और उसमें पाई बाई 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दें, जो वैल्यू मिलेगा आपको किससे मिलेगा, डिग्री में मिलेगा। चलिए ये आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गए। कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे कॉन्सेप्ट पर मूव करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सम स्टैंडर्ड वैल्यू टू रिमेंबर। ये आपको वैल्यू रिमेंबर करने हैं। ठीक है। सम स्टैंडर्ड वैल्यू टू रिमेंबर। अब सोचिए, देखिए इसको, सम स्टैंडर्ड वैल्यू टू रिमेंबर। आपको ये वैल्यू याद होने चाहिए। ठीक है। आपको ये वैल्यू क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। कौन कौन सा वैल्यू है वो देखिए। एक मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, क्या ये 2 पाई, क्या ये 360 डिग्री के बराबर होगा। क्या आप समझ रहे हैं कि रिलेट किसको कर रहे हैं हम लोग, रेडियन डिग्री को। 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर। अच्छा, क्या इसको हम 2 से डिवाइड कर दे तो क्या पाई, ये स्कॉल होगा 180 के। ठीक है। मतलब पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर। अच्छा, इसको फिर से 2 से डिवाइड कर दे तो पाई/2 रेडियन मतलब 90 डिग्री हो जाएगा ये। चलिए इतना बार क्लियर है आपको, इतना बार क्या आपको क्लियर है। अब देखिए ना, हम क्या कर रहे हैं ना कि इस वैल्यू को, पाई वाले वैल्यू को 3 से डिवाइड कर देते हैं, क्या पाई/3 मिल जाएगा हमको। और यहाँ कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो पाई/3 रेडियन किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है। पाई/3 रेडियन किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। सिमिलरली
इसको भी आप डिवाइड कर दीजिए तो, अच्छा यहाँ देखा जाए कि ये 3 से डिवाइड किया गया, तो ये कितना हो गया, पाई/360 डिग्री बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए कि इस 2 पाई = 360 डिग्री हो गया, तो क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि पाई, इसमें आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आप इसको ऐसा बोला जाए कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, आप इस वैल्यू में इधर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना कर दीजिए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आपको मिलेगा पाई/6। और ये क्या, पाई/6 जैसे आप 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं 30 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो पाई/6 रेडियन किसके बराबर, 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली सिमिलरली अब आप क्या करिए कि इस पाई/2 = 90 डिग्री है ना, पाई/2 = 90 डिग्री है ना, इसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 से, तो क्या ये पाई/4 हो जाएगा, और क्या पाई/4 = 45 डिग्री हो जाएगा। ये पाई/4 जो हो जाएगा वो क्या 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू याद रखने हैं, ये वैल्यू आपको याद रखने हैं कि पाई/2 जो होता है 90 डिग्री होता है, पाई/4 45 डिग्री होता है, पाई 180 डिग्री होता है, पाई/3 60 डिग्री होता है, 2 पाई 360 डिग्री होता है, और पाई/6 30 डिग्री होता है। कुछ और वैल्यू देख लेते हैं, कुछ और वैल्यूज को देख लेते हैं। ठीक है, कुछ और वैल्यूज को भी देखते हैं। अच्छा, अब देखिए, यहाँ आपके पास 5 पाई/6 है। अच्छा, एक काम कीजिए ना, इस 5/6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जैसे आप ये 5 पाई/6 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या 5 पाई/6 हो जाएगा, और ये किसके बराबर, 150 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 150 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये पाई/3 है ना, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या ये 2 पाई/3 हो जाएगा, और क्या 2 पाई/3 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अच्छा, क्या ये पाई/4 है ना, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 पाई/4 किस बराबर हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या 135 डिग्री हो जाएगा। क्या ये 135 डिग्री हो जाएगा। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, आपको याद रखने हैं, ये बहुत काम आएंगे आपको पूरे फिजिक्स में। अगर आप इस डायरेक्ट वैल्यू को याद रखते हैं, तो ये डायरेक्ट वैल्यू आपके काफी ज्यादा काम आने वाले हैं फिजिक्स में। अब बिल्कुल याद रखें, 2 पाई = 360 डिग्री, पाई = 180 डिग्री, पाई/2 = 90 डिग्री, पाई/6 = 30 डिग्री, पाई/3 = 60 डिग्री, पाई/4 45 डिग्री, 5 पाई/6 150 डिग्री, 2 पाई/3 120 डिग्री, एंड 3 पाई/4 135 डिग्री। तो आपको ये बिल्कुल वैल्यू याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर। आपको ये बहुत अच्छे से याद होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने पढ़ा भी है। तो हम अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर। ट्रिगोनोमेट्रिक, आपको ये पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या है। ठीक है, ये सिंपल सबको पता है ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम करते हैं। कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप एक क्या कर ले, एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम कर ले। ठीक है, तो हमने भी कर लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम। लेट सपोज कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए, इस ट्रायंगल का ABC बोल दिया गया, और बी पर राइट एंगल बना रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अच्छा आपको ये पता है कि अगर इस वाले एंगल को हम ट्रीट करते हैं, दैट इज एंगल थीटा, तो जो 90 डिग्री के सामने वाले साइड होते हैं, क्या उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, और जो साइड एंगल के सामने होता है, क्या उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो साइड बच जाता है, क्या उसको बेस बोला जाता है। तो क्या आपको ये तीन चीज क्लियर है, क्या ये तीन पिक्चर क्लियर है कि हाइपोटेनस कौन है, बेस कौन है, और परपेंडिकुलर कौन है। ठीक है, क्या ये एच का मतलब हाइपोटेनस है, क्या ये पी का मतलब परपेंडिकुलर है, क्या इस बी का मतलब बेस है। चल, तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉट कॉसेक। आपको सारे वैल्यूज याद होंगे, सारे पता होंगे। चलिए स्टार्ट हम करते हैं फर्स्ट तीन से, साइन थीटा से, कॉस थीटा से, और टैन थीटा से। तो क्या आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपने एक रूल पढ़ा है, कि आप पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बम, दैट इज परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हाइपोटेनस और बेस।
तो क्या ये आपका जो फर्स्ट परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइन को रिप्रेजेंट करता है? तो क्या यहाँ से मैं लिख दूं साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस? क्या सेकंड आपको कॉस को रिप्रेजेंट करता है? तो क्या बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस हो जाता है? क्या बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस हो जाता है? क्या थर्ड आपका tan को रिप्रेजेंट करता है? तो क्या परपेंडिकुलर बाई बेस ये tan हो जाता है? ठीक है, क्या परपेंडिकुलर बाई बेस tan हो जाता है? ठीक। अच्छा अब देखिए ना, क्या साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक होता है? तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो यहाँ से कॉसेक थीटा, तो क्या ये हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा? साइन का जस्ट उल्टा क्या, कॉसेक, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सिमिलरली कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो अगर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। tan, जस्ट कॉट, tan का रिवर्स क्या होता है, कॉट थीटा। तो tan का रिवर्स अगर कॉट थीटा है, और अगर tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस बेस बाई हाइपोटेनस, tan परपेंडिकुलर बाई बेस। साइन का रिवर्स कॉसेक, तो कॉसेक हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। कॉस का रिवर्स सेक, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। और tan का रिवर्स कॉट, तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बट ध्यान रहे कि जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये सारे के सारे यूनिटलेस होते हैं। क्या होते हैं, यूनिटलेस होते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि ऑल टी रेशियोज, ठीक है, ऑल टी रेशियोज आर यूनिटलेस। ठीक है, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, यूनिट लेस होते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि आपको बस कुछ नहीं है नया, सारा पुराने बातें हैं, बस आपको रिकॉल और रिवाइज कराई जा रही है कि होते क्या है। ठीक है, चलिए, आपने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, उसको भी रिकॉल करते हैं। दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। किसकी बात करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं। अच्छा, पाइथागोरस था क्या, कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बता रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लो, चलो ले लो, एक राइट एंगल ट्रायंगल लो, राइट एंगल हो गया, नेम ले लो ABC, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला हाइपोटेन्यूस, ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या था हमारे पास, कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के बीच रिलेशन। तो हम रिलेशन क्या लिखते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, रिलेशन आपको पता है। और जो इसमें हाइपोटेनस होता है उस राइट एंगल ट्रायंगल का, वो लार्जेस्ट साइड होता है, वो आपका लार्जेस्ट साइड होता है। आप इस हाइपोटेनस को ऐसे भी लिख लेते हो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, या आप इसी से ऐसे ही फ्रेम कर सकते हो कि परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर अंडर रूट। क्या आप यहाँ से एक और फ्रेम कर सकते हैं, यहाँ से एक और फ्रेम कर सकते हैं कि बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो आपको ये चीजें अच्छे से याद होने चाहिए, और आप इसको याद भी कर लोगे। ठीक है, आप इसको क्या कर लोगे, याद भी कर लोगे। अच्छा, इस पाइथागोरस थ्योरम में आपने कुछ और पढ़ा होगा, इसका नाम है पाइथागोरस ट्रिपलेट या पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, आप इसमें एक और चीज पढ़ोगे, दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस ट्रिपलेट। कुछ तीन यूनिक नंबर का कॉम्बिनेशन। ठीक है, कुछ तीन यूनिक नंबर का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो कुछ आपको मैं पाइथागोरस ट्रिपलेट दे रहा हूँ, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, आपको पता भी होगा, आप उसको याद भी कर लोगे। और उस पूरे पाइथागोरस ट्रिपलेट में एक ट्रिपलेट ऐसा है जो हमारे फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है। आप इसको एज इट इज याद कर लेंगे, जैसा मैं लिख रहा हूँ आपको बिल्कुल वैसे याद होनी चाहिए। तो इस पाइथागोरस ट्रिपलेट में मैं आपको तीन टर्म दे रहा हूं जो आपको पता है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। ठीक है, और इसी बेस पे पाइथागोरस ट्रिपलेट को डिफाइन किया गया। तो अगर मैं परपेंडिकुलर 3 और बेस 4 लूं तो क्या मेरे पास हाइपोटेनस 5 आएगा, एक ट्रिपलेट हो गया। क्या अगर मैं परपेंडिकुलर 6 लूं और बेस 8 लूं तो क्या ये हाइपोटेनस 10 आएगा, सेकंड ट्रिपलेट हो गया। क्या मैं अगर परपेंडिकुलर 5 लूं और बेस 12 लूं तो क्या मेरे पास हाइपोटेनस 13 आएगा। क्या मैं अगर परपेंडिकुलर लाइन लूं और बेस 12 ले लूं तो क्या मेरे पास हाइपोटेनस 15 आ जाएगा।
ठीक है, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ध्यान रहे, इसमें जो हमारे पास इन ट्रिपलेट में जो हमारा सबसे काम का ट्रिपलेट है, जो सबसे काम का ट्रिपलेट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हमारा ये 3 4 5 की। ये फिजिक्स में बहुत जोरदार तरीके से होते हैं, बहुत जोरदार तरीके से। अगर आपको ये ट्रिपलेट याद है ना, तो आप एग्जैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू फाइंड कर लोगे बिना टेंशन लिए, बिना जोड़ लगाए। बिल्कुल आपको ट्रिपलेट याद रखना है, 3 4 5। एक नंबर मैजिकल नंबर 3 4 5, यूज दिखाएंगे आगे क्या होता है। अब आप इसको याद रखो, 3 4 5 कोई मैजिकल नंबर है जिसको आपको याद रखना है, कौन, 3 4 5। ठीक है, जो 3 4 5 क्या कर रहा है, जो भी ट्रिपलेट है आपके, वो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके, ट्रायंगल के। और आपको पता है कि इस ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है, उस ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है। ठीक है, उस ट्रायंगल का क्या होता है, सबसे बड़ा साइड होता है। ध्यान रहे इस बात की। अगर हम इस ट्रिपलेट को थोड़ी जोड़ दे, 3 4 5 5 6 8 10, 9 12 और 15 वाले पार्ट को, ठीक है, 3 9 12 और 15 वाले पार्ट को, और हमारा अगला कौन सा था, 5, ठीक है, 5, उसके बाद 8, और उसके बाद 6 8 10 5 12 13, ठीक है, 5 12 13, इस पे हम जोड़ दे तो आगे देखते हैं। देखिए इसमें आपको मैं ये दिखा क्या रहा हूँ एक चीज, कि अगर एक ट्रायंगल का साइड की बात की जाए, ठीक है, जैसे कि मैं इसी फर्स्ट वाले को ले लो, 3 4 5, ये कोई साइड है। तो इस साइड से हम कुछ एंगल को रिलेट करते हैं, दैट एंगल इज 37 and 53 डिग्री। बहुत काम का है ये 3 4 5 ट्रिपलेट, और एंगल क्या है, 37 डिग्री एंड 53। ठीक है, ये ध्यान रहे, वैसा ट्रायंगल, वैसा ट्रायंगल जिसका साइड 3 4 5 है, एग्जैक्ट ये कंफर्म रहे कि उसके एंगल 37 और 53 डिग्री होंगे, राइट एंगल। एक एंगल 90 डिग्री, दूसरा साइड 3 4 5, तो रिमेनिंग जो 2 एंगल बचेंगे वो 37 और 53 होंगे ही होंगे। बट ये ध्यान रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर एंगल 37 और 53 होंगे उसके, तो उसके साइड 3 4 5 ही होंगे। ठीक है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री और बाकी का जो 2 एंगल 37 या 50 डिग्री हो, तो वो ट्रायंगल का साइड 3 4 5 हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। इस बात पे मैं जोड़ दे रहा हूँ बार बार। बट अगर उस ट्रायंगल का साइड 3 4 5 है, तो ध्यान रहे, उस राइट एंगल ट्रायंगल का जो रिमेनिंग 2 एंगल है, वो हमेशा 37 या 53 डिग्री के बीच होंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाऊं, तो आप इस चीज को देखें, कि अगर लेट सपोज कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। लेट सपोज कि ये वाला एंगल 37 डिग्री है, और ये वाला एंगल 53 डिग्री है, और ये आपका साइड हो गया 3 4 5। चलिए, अगर हम यहाँ से एक दूसरी ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एक मैं दूसरी ट्रायंगल ड्रॉ कर लूँ, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री हो गया। देखिए ये वाला एंगल अभी भी 37 डिग्री है, और ये वाली एंगल अभी भी 53 डिग्री है। बट साइड कितना हो गया इसका, 6 6 8 और 10। ठीक है, साइड कितना हो गया, 6 8 और 10। बात समझ में आया, साइड कितना हो गया, 6 8 और 10। अगर हम सिमिलरली यहाँ पर एक और ट्रायंगल एज्यूम कर ले, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, अभी भी इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये वाला साइड जो है वो 37 डिग्री ही है, ये वाला एंगल 53 डिग्री है। बट इस बार साइड कितना हो गया, 5 12 और 13। 5 12 और कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, 5 12 और 13 हो गया। तो ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल का अगर एंगल 53 और 37 है, तो साइड उसका 3 4 5 ही होगा। ठीक है, बट अगर उस ट्रायंगल का साइड 3 4 5 है, तो यह 100% श्योर है कि उस ट्रायंगल के साइड कितने होंगे, 3 4 5 होंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज की, जो आप पढ़े भी होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज की बात करते हैं, और फिर उसके बेस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। क्या है, सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। ठीक है, किसके ऊपर बात कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, आपको पहला आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, आपको याद रखना है बिल्कुल।
आपको याद भी होंगे। क्या यहाँ से आप लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा? और क्या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा? ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटीज हो गई। चलिए सेकंड की बात करते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या यहाँ से आप लिख सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा? ठीक है। क्या आप यहाँ से लिख सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा? क्या हम थर्ड आइडेंटिटीज की बात करते हैं? तो क्या थर्ड 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा? क्या 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा? क्या यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू नहीं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब उस कॉट को साइड भेज दीजिए, तो -कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये आपका आइडेंटिटीज हो गई। ये आपको आइडेंटिटीज याद रखने हैं। ठीक है। चलिए इस आइडेंटिटीज के बेस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? कि क्वेश्चन है कि फॉर द ट्राइंगल, आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। फॉर ट्राइंगल सोन, क्या दिया आपको? एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है। आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है कि अगर उस ट्रायंगल में अगर साइन थीटा का वैल्यू आपको दिया है 3/5, कितना दिया हुआ है? 3/5 दिया हुआ है। तो आपको फाइंड करना है ऑल अदर टी रेशियोज। तो ऑल अदर टी रेशियो मतलब ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को फाइंड करने हैं। अगर थीटा जो होगा वो लाई करेगा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। अगर थीटा हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आपको क्या करना है? बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करना है। चलिए, तो मिलजुल के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक ट्रायंगल दी हुई है। तो ट्रायंगल बना लेते हैं, जो आपको फिगर में ट्रायंगल दी हुई थी। दैट इज द स्पेशल वैरायटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये वाली वैल्यू आपको दी हुई है, लेट सपोज थीटा। ठीक है। और ये आपका साइन थीटा। वो ट्रायंगल सोने आपको ट्रायंगल दी हुई है। ठीक है। चलो ये आपको थीटा दिया हुआ है। तो ये समझ में आ गया कि ये वाला साइड आपका हाइपोटेनस होगा। पहले इसको बेसिक्स की बातें कर लेते हैं। ये आपका साइड हो जाएगा हाइपोटेनस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये वाला बेस। चलो आपको जो दिया गया है इस ट्रायंगल में ना, काम की बातें क्वेश्चन में साइन थीटा दी हुई है। तो आपको अगर साइन थीटा का वैल्यू 3/5 दिया हुआ है, तो हमको ये पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो अगर इसको कंपेयर किया जाए यहाँ से, तो इस परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 है और हाइपो का वैल्यू 5 है। मतलब ये वाला वैल्यू 5 है और ये वाला वैल्यू जो आपका 3 है। तो हमको बेस फाइंड करना है। तो हमने पढ़ा था पाइथागोरस ट्रिपलेट या पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। वहां पर क्या था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये से 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये 25 इज इक्वल टू 9 प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो यहाँ से बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो ये वाला वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। चलो हमें सब मिल गया। अब हमें अदर्स रेशियो फाइंड करना है। तो साइन कॉस टेन, साइन तो आपको पता है, साइन आपको दिया हुआ है दैट इज तो 3/5। आप कॉस फाइंड कर लो और टेन फाइंड कर लो। तो आपको बाकी तो पता है कि साइन कॉस टेन के बाकी जो टी बच गए वो सारे रिवर्स होते हैं। ठीक है। तो कॉस की बात की जाए, तो कॉस क्या होता है? कॉस की वैल्यू क्या होती है? तो कॉस आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है। तो कॉस आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितनी है? 4 और हाइपो कितनी है? 5 है। तो यहाँ से कॉस थीटा कितना हो गया? 4/5 हो गया। tan थीटा क्या होता है? तो tan थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ से 3 है और बेस यहाँ 4 है। तो ये tan थीटा आपका कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। ये साइन थीटा आपको पता है। अब साइन का रिवर्स क्या होता है? कॉसेक होता है। तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। कॉस का रिवर्स क्या होता है? ठीक है। कॉस का रिवर्स क्या होता है? तो कॉस का रिवर्स आपको पता है सेक होता है। ठीक है। तो यहाँ से सेक थीटा क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। तो आपने क्या कर लिया? बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लिए। तो अब इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई आपको एक रेशियो दी रहेगी और आपसे पूछा जाएगा बताइए रिमेनिंग थ्री रेशियो क्या होंगे। ठीक है। चलिए आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव करते हैं। तो चलिए, तो हम एक
टेबल आपको दिख रहा होगा। इस टेबल को आप सिंपल ऐसे याद करना आपको, दैट इज इसका नाम ही है टेबल टू रिमेम्बर। आपको एक टेबल दी हुई है, आप इस टेबल को याद करना है। कहाँ तक के वैल्यू को याद करना है, तो आप ध्यान रखें इस 0 डिग्री से लेकर के इस 90 डिग्री के वैल्यू को आपको याद करना है। मैक्सिमम केस में यही वैल्यू रिपीट होते हैं फिजिक्स में। आप चाहें तो इस वाले पार्ट को याद भी कर सकते हैं, नहीं तो आप धीरे धीरे सीख भी लेंगे। तो ध्यान रहे, फंक्शन आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 45 डिग्री, 53 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135, 150 और 180। चलिए 90 डिग्री तक की बात करते हैं। में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा है। साइन 0 डिग्री 0, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 37 3/5, साइन 45 1/√2, साइन 53 4/5, साइन 60 √3/2, साइन 91 और 120 √3/2, 135 1/√2, 150 1/2 और 180 0। सिमिलरली कॉस के वैल्यू देखे आप, तो अब देखिए ना यहाँ पर, अगर आप साइन को देखिएगा ना, अगर आप यहाँ से साइन वाले पार्ट को देखते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से अगर आप 90 देखते हैं, तो जो वैल्यू होगी ना, जैसे उसको आप रिवर्स कर दीजिए, आपको कॉस का वैल्यू मिल जाएगा। साइन 91, कॉस 0 1, 60 √3/2, 30 √3/2, 53 4/5, 37 4/5, 45 1/2। ठीक है। अब इन दोनों का आप साइन और कॉस का रेशियो निकाले, टेन मिल जाएगा, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो आप इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टेन मिल जाएगा। टेन 0 0, 31/√2, 37 3/4, 45 1, 53 4/3, 60 डिग्री √3। ठीक है, तो मतलब ये मेरा सिंपल कंसर्न ये है कि अगर आप एक केवल आप साइन का वैल्यू याद रखते हैं ना, तब कॉस और टेन ऑटोमेटिक, या फिर आप थोड़ी सी ब्रेन लगा करके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो साइन का वैल्यू होता है, जस्ट उसका आप रिवर्स करते हो तो आपको कॉस मिल जाता है, और साइन और कॉस का आप रेशियो लगा दो तो क्या मिल जाएगा आपको, टेन मिल जाएगा। ठीक है, साइन का आप याद रखते हो, रिवर्स करते हो, कॉस मिल जाएगा, और साइन और कॉस का आप रेशियो निकालते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, टेन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस टेबल को याद रखेंगे। इस लेक्चर में हम लोग इतना ही तक स्टॉप करते हैं हम लोग इसको। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेंट रूल। ठीक है, नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्वाड्रेंट रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आप इसको नोट डाउन करेंगे अपने नोटबुक में, जो भी डाउट होगा आप इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।